हाय एवरीवन, आज ये 2 नवंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में नया रक्षा ढांचा समझौता कहाँ हुआ है और इसका क्या उद्देश्य है? यह 10 वर्षीय डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान ईस्ट एशिया समिट के साइडलाइन पे हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी रक्षा डोमेन जैसे भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष, साइबर में सहयोग बढ़ाना। लक्ष्य की बात करते हैं, मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करना। भारत अमेरिका का प्रायोरिटी डिफेंस पार्टनर बना हुआ है। यह समझौता 2005 व 2015 के पुराने रक्षा फ्रेमवर्क का विस्तार करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाते हैं। आइनी एयरबेस क्या है और भारत ने यहाँ अपना संचालन क्यों बंद कर दिया? आइनी एयरबेस ताजिकिस्तान में स्थित है। भारत का विदेश में पहला एयरबेस था। भारत ने इसका संचालन बंद कर दिया। आइनी एयरबेस की बात करते हैं। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भारत के संचालन की बात करते हैं। 2002 से भारत इस बेस का उपयोग कर रहा था। महत्व की बात करते हैं, यह भारत का विदेश में पहला और एकमात्र सैन्य एयरबेस था। इसका क्या उद्देश्य था? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की गतिविधियों पर रणनीतिक निगरानी रखना। स्थापना में किसकी भूमिका थी? एयरबेस का आधुनिकीकरण भारत ने 2002 से 2010 के बीच में किया था, जिसमें आईएफ और बीआरए द्वारा इसका आधुनिकीकरण किया गया था। संचालन बंद करने का मुख्य कारण द्विपक्षीय समझौते की समाप्ति। भारत तजाकिस्तान समझौता 2022 में समाप्त हो गया था, इस वजह से बंद कर दिया गया। तालिबान का उदय भी एक कारण माना जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद एयरबेस का सामरिक महत्व घट गया। और रूस चीन का प्रभाव भी एक कारण माना जाता है। मध्य एशिया में रूस और चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव और दबाव के कारण भी इसको संचालन को बंद करना पड़ा। क्षेत्रीय अस्थिरता, तजाकिस्तान की तटस्थ नीति के कारण विदेशी बेस संचालन पर पुनः विचार करना और भारत का फोकस भी शिफ्ट हो गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। यहाँ की मुद्रा सामोनी है। पड़ोसी देश की बात करते हैं। अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। भारत और नेपाल के बीच में हाल ही में किस क्षेत्र में समझौता हुआ है? तो 400 किलोवाट ट्रांजिट लाइन पर विकास करने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है। उद्देश्य क्या है? सीमा पार बिजली व्यापार को बढ़ाना, नेपाल से भारत को जल विद्युत निर्यात में सहायता करना। भारत नेपाल ऊर्जा सहयोग सार्क एनर्जी ग्रिड का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ जाते हैं। भारत श्रीलंका सहयोग की पहली संयुक्त बैठक कहाँ पे हुई है? तो नई दिल्ली में हुई। विषय की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन इसका विषय है। उद्देश्य की बात करते हैं, कृषि तकनीकी, बीज अनुसंधान और जैविक खेती को प्रोत्साहन देना। भारत जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत श्रीलंका के साथ विकास परियोजना चला रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। निरुपमा राय ने यूएन सुरक्षा परिषद सुधार के लिए क्या सुझाव दिया है? बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी नामक नई संस्था बनाने का प्रस्ताव किया है। यह संस्था संघर्ष समाप्त होने के बाद भी राजनीतिक जुड़ाव बनाए रखेगी। इसमें वीटो पावर और अस्थायी सदस्यता का प्रावधान नहीं होगा। उद्देश्य क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीमाओं को दूर करना, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट इंगेजमेंट को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। अमेरिका के परमाणु परीक्षण को लेकर क्या चर्चा है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने का सुझाव दिया है। अमेरिका ने 1992 में डिफेक्टो मोरेटोरियम लागू किया है। अमेरिका ने सीटीबीटी कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी पर हस्ताक्षर तो किए हैं पर रेटिफाई नहीं किए। वर्तमान नीति की बात करते हैं, केवल सिमुलेशन और कंप्यूटर आधारित परमाणु परीक्षण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाता है। भारत की अगली जनगणना कब होगी और इसकी विशेषता क्या है? 2026-27 तक 2 चरणों में यह भारत की जनगणना होगी और यह भारत की 16वीं जनगणना होगी। यह स्वतंत्र भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। 1931 के बाद पहली जाति आधारित गणना होगी, जिसमें सेल्फ इनुमरेशन विकल्प मोबाइल ऐप पोर्टल से होगा। आयोजन की बात करते हैं तो जनगणना का आयोजन रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशन के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। समृद्ध ग्राम भौतिक परियोजना क्या है और कहाँ शुरू हुई थी? ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट और ई गवर्नेंस हेतु पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। राज्य की बात करते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। एजेंसी, कौन सी एजेंसी इसमें पार्टिसिपेट करेगी? तो दूरसंचार विभाग एजेंसी पार्टिसिपेट करेगी। इस उद्देश्य क्या है इसका? भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का उपयोग कर डिजिटल ग्राम बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। आभार ऑनलाइन स्टोर क्या है और इसे कौन संचालित करेगा? तो इंडियन रेलवे इसे संचालित करेगा। ये ईएम पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
इसका उद्देश्य क्या? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जीआई उत्पादों को प्रोत्साहन देना। कौन लाभार्थी होंगे? स्वदेशी कारीगर, बुनकर, महिला स्वयं सहायता समूह इसका क्या होंगे? लाभार्थी होंगे। यह वोकल फॉर लोकल पहल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। उत्तराखंड में नया ग्रीन टैक्स क्या है? दिसंबर 2025 से बाहरी राज्यों के वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगेगा। वसूली का माध्यम फास्टैग वॉलेट होगा और उद्देश्य क्या? प्रदूषण मुक्त उत्तराखंड बनाना। उत्तराखंड की स्थापना की बात करते हैं, 9 नवंबर 2000 को बना था और इसकी राजधानी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। भारत में एफडीआई के शीर्ष स्रोत कौन से देश हैं 2024-25 के लिए? यूएसए पहले नंबर पे है, 20% एफडीआई अमेरिका से आता है और दूसरे नंबर पे सिंगापुर है, 14% एफडीआई सिंगापुर से आता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं, विनिर्माण, सेवा, डिजिटल इकोनॉमी इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। रिपोर्ट कौन दिया है? आरबीआई की वार्षिक एफडीआई रिपोर्ट 2024-25 में यह बताया गया है कि अमेरिका पहले स्थान पे और सिंगापुर दूसरे स्थान पे एफडीआई के मामले में भारत में। भारत शीर्ष 10 वैश्विक एफडीआई गंतव्यों में शामिल हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। पीएफआई क्या है और इसे हॉट मनी क्यों कहा जाता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जब विदेशी निवेशक भारत के शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं उसको एफपीआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एफपीआई निवेशक कंपनी के नियंत्रण में शामिल नहीं होते। एफपीआई निवेशक कंपनी के नियंत्रण में शामिल नहीं होते। एफपीआई कम अस्थायी और अधिक स्थिर होता है, इसलिए इसे हॉट मनी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग कहाँ स्थित है और इसका कार्य क्या है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी नई यूनिट बेंगलुरु में देखने को मिली है। इसकी स्थापना 1966 में। और मंत्रालय की बात करते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कार्य की बात करते हैं, शिक्षा, अनुसंधान, परीक्षण और प्रमाणन में कार्य करेगा। उद्देश्य की बात करते हैं, भारतीय निर्यात उत्पादों की पैकेजिंग गुणवत्ता बढ़ाना है। पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने डिस्कस तो किया है, बट एक बार फिर से मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में रिवीजन करा देता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका टाइम पीरियड की बात कर, यह योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। मॉडल की बात करते हैं, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप के.एन. राज ने तैयार किया था। उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? इसका मुख्य ध्यान कृषि, एग्रीकल्चर पर था। विकास की दर की बात करते हैं, जो लक्ष्य था 2.1% था, लेकिन 3.6% की वृद्धि हासिल की गई थी, जो लक्ष्य से अधिक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के प्रमुख बिंदु क्या थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करते हैं, 1956 से 1961 तक रहता है। मॉडल की बात करते हैं, यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, जिसमें प्रमुख उपलब्धियां थी। इसी योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए गए। विकास की दर की बात करते हैं, लक्ष्य 4.5% का था और प्राप्ति 4.27% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक क्यों असफल रही थी? 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। यह मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग दोनों पर बल देना। असफलता के कारण ये थे, यह योजना 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और असफल रही। अन्य घटना की बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इसी दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में एफसीआई का एस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं योजना अवकाश की। योजना अवकाश, जिसको प्लान हॉलीडेज बोलते हैं, ये क्या था और यह कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। इसी दौरान एक एक वर्ष की योजना शुरू की गई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की मुख्य बातें क्या थी? तो इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं, 1969 से लेकर के 1974 तक थी।
यह मॉडल अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप डी.आर. गॉडगिल ने तैयार किया था। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये पहली बात हो गई। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 क्यों अद्वितीय थी? यह भारत का एकमात्र ऐसी योजना है जो अपने निर्धारित समय 5 वर्ष से पहले केवल 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई। 1974 से लेकर 1978 तक ही रही थी। यह डीपी दर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक क्या था? 1978 में सरकार बदलने के बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर रोलिंग प्लान शुरू किया था। विश्व में इसके जनक डॉक्टर गुरनार मिर्डर थे। उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख है और भारत में इसे लक्कड़वाला ने लागू किया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? यह मॉडल आगात निर्गत मॉडल पर आधारित था, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल बोला जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1982 में। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर कब्जा करने के लिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक क्या नारा था? इस योजना का प्रसिद्ध नारा रोटी रोजी और उत्पादकता या भोजन काम और उत्पादकता था। इसी योजना के दौरान 1988 में सेबी की स्थापना होती है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। एलपीजी सुधार कब और क्यों अपनाए गए थे? 1990 से 92 के योजना अवकाश के दौरान 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस संकट से निपटने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसे एलपीजी सुधार कहा गया था। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण की बात की जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य फोकस क्या था? तो यह मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य बल मानव संसाधन विकास था, जो 1990 में आए एचडीआई मानव विकास सूचांक की अवधारणा से प्रेरित था। अन्य घटनाएं की बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो पंचायती राज और नगर निगम के लिए है। इसी समय 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बातें क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक होता है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। यह भी आगात निर्गात मॉडल पर आधारित थी। नरेगा अधिनियम 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 की विकास दर की क्या विशेषता थी? इसका लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास, जिसको रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें 8% की विकास दर हासिल की गई थी, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सबसे ज़्यादा थी। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी दौरान आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का लक्ष्य क्या था? यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था, जो 2012 से 2017 तक चला था। इसका लक्ष्य तीव्र, सतत और
अधिक समावेशी विकास, जिसको रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें कृषि के लिए 4% और प्रजनन दर को 2.1%, जिसको प्रतिस्थापन दर बोलते हैं, पर लाने का लक्ष्य रखा गया था।